यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि नवंबर 21 में अगर आपका एग्जामिनेशन है, ताकि ग्रुप वन का या फिर ग्रुप टू का या बोथ ग्रुप, तो आप कैसे अप्रोच करें कि इंस्टीट्यूट की जो क्वेश्चन का पैटर्न है या फिर इंस्टीट्यूट में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें बेहतर से बेहतर मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। आपकी अगर टारगेट है रैंक लेके आना या फिर आराम से अपने ग्रुप एक एग्जिबिशन मार्क्स क्लेम करके निकालना, तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ठीक, ये सारी वही चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ जो मैंने पर्सनली अपने लाइफ में जब मैं पढ़ा करता था तो चीज़ों को अप्लाई किया और मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलो। ये क्वेश्चन किसी ऐसे बच्चे ने मुझसे पूछा जिसका ग्रुप टू रह रहा है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो मैं ग्रुप टू को एज अ बेस मान के चीज़ों को बता रहा हूँ कि आपको किस किस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। बट पर आपका बोथ ग्रुप है या फिर सिंगल ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, तब भी इस चीज़ को आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक, और इस चीज़ को आप एडॉप्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए। देखो, अगर हम ग्रुप टू की बात करें तो 4 सब्जेक्ट है। 2 प्रैक्टिकल, एफएम इको एंड ऑडिट एंड एश्योरेंस, सॉरी एडवांस अकाउंट, एंड 2 थ्योरेटिकल, ऑडिट एंड ईआईएस एसएम। देखो, कभी भी सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान देना चाहिए ना, दैट इज सब्जेक्ट को ऐसे कैटेगराइज करो कि कुछ सब्जेक्ट होने चाहिए बहुत हाई स्कोरिंग। जैसे मेरे लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज़्यादा हाई स्कोरिंग है। ठीक, तो एडवांस अकाउंट एंड एफएम एंड इको में आपको हमेशा टारगेट करना चाहिए एकदम हाई स्कोर करने का कि 80 प्लस 90 प्लस तो लेके ही आना है। ठीक, और इजीली आ भी जाते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से करके आते हैं कहीं मार्क्स नहीं करता, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक, एंड कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके लिए जिसमें आप एकदम हाई स्कोर तो ना कर पाओ, लेकिन अभी क्या हो गया है कि मान लो EIS एसएम एंड ऑडिट है तो आप में MCQ है 30 मार्क्स के। इसकी वजह से कंपेरेटिवली अगर हम पास्ट को देखें, जब MCQ नहीं हुआ करता था सिलेबस में तो थोड़ी मुश्किल थी, बट स्टिल अब थ्योरी सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप MCQ सही करके आते हैं तो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें 100 मार्क्स के पेपर में 30 मार्क्स के MCQ आते हैं, अगर उसमें से कोई बच्चा 25 भी करेक्ट करता है, ठीक, और MCQ में ऐसा कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं कि इस जो चेक करने वाला इंसान है उसके मन के ऊपर है कि आपका आंसर उसको कितना पसंद आ रहा है वहां पे, तो ताकि आप सही करेंगे या गलत करेंगे। तो 30 में से अगर आप 25 लेके आते हैं MCQ में से तो एग्जामिनेशन के लिए चाहिए बस 35 मार्क्स। बचे हुए 70 मार्क्स में से 35 मार्क्स यानी कि 50% बस मार्क्स लेके आने हैं आपको रिटेन वाली एग्जामिनेशन में, सब्जेक्टिव एग्जाम। ठीक है, एंड इजिली आप अराउंड एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन से ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट जिसमें हाई स्कोर हो सकते हैं ना, उसमें आपको हाई स्कोर करना है रैंक लाने के लिए या बोथ ग्रुप को अच्छे से निकालने के लिए, या जो भी ग्रुप आप दे रहे हैं उसको अच्छे से निकालने, क्योंकि आपको 50% मार्क्स भी तो लाने हैं। ग्रुप निकालने के लिए 50% मार्क्स लेके आने हैं, है ना, इन टोटालिटी। और रैंक लाने के लिए तो आपको तो बेहतर मार्क्स लाना ही पड़ेगा। ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन बढ़िया बनानी पड़ेगी तभी रैंक आ पाएगी। ठीक, रैंक के लिए तो बोथ ग्रुप ही देना पड़ेगा, वो तो उन बच्चों के लिए जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं। बट आप इस चीज़ को ध्यान देना कि एडवांस अकाउंट एंड एफएमई में आपकी टारगेट होनी चाहिए बहुत हाई। अभी देखेंगे पढ़ना कहाँ से, सबसे ज़्यादा जरूरी है ना, जो बच्चों को समझ में नहीं आता कौन सी मटेरियल से या कौन सी चीज़ को फोकस करके पढ़ना है। सारी चीज़ें वीडियो में बताऊंगा और एक एक चीज़ को आप ध्यान देना अगर आप चाहते हैं कि बहुत हाई स्कोर करना। ठीक है, चलो, तो आपको हाई स्कोर करना है एफएम इको में। देखो इको 40 मार्क्स का है ना, इसमें अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो 40 आउट ऑफ 40 मिलता है। इको इज जस्ट एप्लीकेशन, ये वो इकोनॉमिक्स नहीं है कि थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल ये इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन है, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच में है। आप अगर अच्छे से लिख के आते हैं तो 40 आउट ऑफ 40 आपको मिलेगा, इसमें कोई डाउट मत रखना। तो यानी कि एफएम इको में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत हाई स्कोर कर सकते हो। ठीक, चलो,
जब भी अपनी प्रिपरेशन शुरू करो, ट्राई टू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। देखो सब बच्चे का अपना अपना तरीका हो सकता है, बट जो मैक्सिमम ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है ना, वो क्या है कि अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल के साथ होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, कि मेरे साथ भी यही होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना, नींद नहीं आती बहुत लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। बट जब आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे दिक्कत आती है, कम पढ़ के भी ज़्यादा थकाई लग जाता है, आपको लगेगा कि थोड़ी ही देर पढ़ने के बाद मैं थक गया, नींद आ रही है, ये आ रहा है। तो कोशिश करो कि थ्योरेटिकल भी तो पढ़ने, अगर आप प्रैक्टिकल से शुरू कर रहे हैं, प्रैक्टिकल खत्म कर रहे हैं, तो बाद में थ्योरी पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सिर्फ थ्योरी बच जाएगा। तो हमेशा एक गुड कम्बिनेशन बना के चलो, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ एक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ठीक। और डे जो है ना आपका दिन, उसको डिवाइड कर दो 2 हिस्सों में, सर्टेन पोर्शन कि मैं 6 घंटे मान लो प्रैक्टिकल पढ़ रहा हूँ, 6 घंटे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, है कि नहीं। अब ये कम्बिनेशन, इसमें 2 प्रैक्टिकल है 2 थ्योरेटिकल है, कम्बिनेशन आप कैसे भी बना सकते हो। आप एडवांस के साथ ऑडिट पढ़िए या एडवांस के साथ EIS पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, FM के साथ ऑडिट पढ़ लो। तो वो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार बना सकते हो, बट कोशिश करना कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ने का, ठीक है। 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम क्यों बोला है मैंने, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बच्चे का मन हो एक एक सब्जेक्ट पढ़ो, एक खत्म करो फिर दूसरा शुरू करो। देखो होता क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते भी हैं, बट होता क्या है कि 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो दिन में तुम अलग अलग कंटेंट पढ़ रहे हो। एक माहौल है कि ऑडिट के माहौल में रह रहे हो, अकाउंट पढ़ रहे हो, एक माहौल है कि अकाउंट के माहौल में कुछ घंटे रह रहे हो, एंड स्टिल योर ब्रेन इज कैप्चरिंग ऑल द थिंग्स। आपकी रिटेंशन, चीजें चीजें रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ता है इससे, कि आप 2 अलग चीज पढ़े, स्टिल वो दोनों अलग चीज आपके दिमाग में है। नहीं तो आपको साइकोलॉजिकली, कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है ना कि अकाउंट 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 जब तक पढ़ रहे हैं तब तक ठीक है, मान लो उसके बाद वो ऑडिट शुरू करे तो कुछ दिन बाद कहते हैं अब अकाउंट नील हो गया, मतलब अकाउंट भूल गया मैं। ऐसा नहीं कि भूल गए होते हैं, वो तो पढ़ा हुआ चीज याद ही रहता है, बट उनको ऐसा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस होता है। तो कोशिश करो 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ने का, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ऐसा भी नहीं कि चारों का चारों सब्जेक्ट दिन में पढ़ रहे हैं 3-3 घंटे, ये भी अच्छा नहीं है, ठीक। फिर आप अच्छे टाइम नहीं दे पाते सब्जेक्ट को, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल के साथ थ्योरेटिकल कंबाइन करके पढ़ना। ये भ्रम में मत रहना कि थ्योरी सर लास्ट में कर लूँगा, लास्ट में कुछ नहीं होता, जो होता है अभी होता है, अभी प्रिपरेशन के साथ करोगे तो करोगे, ठीक है। अगला देखो, कुमुलेटिव रिवीजन, ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है कुमुलेटिव रिवीजन का। देखो मान लो आप 10 आवर्स पढ़ने वाले बच्चे हो, ओके, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, मान लो आप 10 आवर्स पढ़ने वाले बच्चे हो, ओके, ये डे 1 है, आपने 10 आवर्स पढ़ा, डे 2, डे 3, डे 4 कुमुलेटिव रिवीजन आपको कैसे करना है, सर जब मैं डे 2 में पढ़ूंगा ना तो 8 आवर्स तो वो पढ़ूंगा जो डे 1 का था, सॉरी डे 2 का है, जो मुझे डे 2 में पढ़ना है, एंड 2 आवर्स, सिंस मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ तो 2 घंटे में क्या पढ़ूंगा, डे 1 का रिवीजन, ठीक। डे 3 में सर 8 घंटे तो मैं वो पढ़ूंगा जो डे 3 में मुझे पढ़ना है, 2 घंटे में क्या पढ़ूंगा, तो सर डे 1 एंड डे 2, डे 2 थोड़ा ज़्यादा पढ़ूंगा, डे 1 सिंस ये पहला दिन दूसरा दिन, आज 3rd डे है तो थोड़ा कम भी पढ़ने से होगा। पूरी एकदम डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, जो चीज़ आप कल पढ़े वो चीज़ फटाफट स्कैन करने चलेगा, बस मेमोराइज करो चीज़ों कि देखो और याद करने की कोशिश करो, क्या मैंने पढ़ा था वो मुझे याद आ रहा है, जहां भी याद नहीं आ रहा है वहां देख लो, है कि नहीं। तो फटाफट 2 घंटा आराम से आप उस चीज को रिकॉल करने में, रिवाइज करने में समय दो, ठीक है। वैसे ही डे 4 में 8 घंटे आप डे 4 का पढ़ोगे, फिर डे 3 एंड डे 2 कंबाइन कर दो, डे 1 छोड़ दो, डे 1 3 बार हो गया। ऐसे ही आप 2 घंटे जो एक्स्ट्रा टाइम है, जो आप सिर्फ पीछे का सोचने के लिए, रिकॉल करने के लिए, एक बार देखने के लिए लगाते हो, वो हमेशा रखो।
फ्रीक्वेंट देखने पे, बार बार देखने पे, रिकॉल करने पे वो ऐसा रोड मैप की तरह छप जाएगा ना आपके दिमाग में कि आपको लगेगा कि अरे सब चीज याद है, बस जब रिवीजन है प्रैक्टिस बस मैं कर रहा हूँ, याद है पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ एकदम बैठा हुआ है। एक बात बताओ मुझे जब हम छोटे थे, मान लो नर्सरी में थे या 1 क्लास में थे, हमने पढ़ा ABCD 1 2 3 4। जैसे जैसे हम थोड़ा बड़े हुए, 1 क्लास में गए, 2 क्लास में हमने टेबल पढ़ा। ओके, उतने छोटे में जब हमारा ब्रेन डेवलप भी नहीं हुआ है, हमने कैसे याद किया A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल? अगर उस समय हम ये याद कर सकते हैं, कैसे याद किया बताओ? बार बार उस चीज को रिकॉल करके, बार बार बोल के। टीचर पता है रोज A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ाते, अगले दिन आया बच्चे को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, उसके अगले दिन आया, वो बच्चे के दिमाग में ऐसे छप जाता है कि वो जिंदगी में कभी नहीं भूलता कि ABCD। कभी भूलता है क्या कोई जिंदगी में? कभी नहीं भूलता। वही काम करना है आपको, अपने दिमाग में छापना है चीजों को, और उसके लिए फ्रिक्वेंट रिकॉल और सोचना बहुत जरूरी है। 2 घंटे, अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं कोई बात नहीं, आप 9 साढ़े 9 घंटे, 10 घंटे पढ़िए, 2 घंटे अलग से दे दीजिए उस चीज के लिए। पर आपको बैक रिवीजन थोड़ी सी सोचनी है, रिकॉल करना है। ये नहीं कि अब बैक का पूरा 8 घंटे, मतलब 10 घंटे का टाइम है तो 5 घंटे बैक रिवीजन करें, तो फिर आगे कंप्लीट कैसे होगा? नहीं, शॉर्ट पीरियड रखो, उतने से काम चलेगा। ठीक है, चलो अगला आते हैं, मटेरियल कौन सा पढ़ना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपको किस मटेरियल से प्रिपरेशन है। क्योंकि देखो, क्वेश्चन अटेंड होना बहुत जरूरी है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है ये पता होना बहुत जरूरी है, तभी तो आपको वहां जाओगे तो क्वेश्चन से फैमिलियर लगेगी, आपको लगेगी ना जो पढ़ के आया हूँ वही आया है। ठीक है। अगर थ्योरी सब्जेक्ट है, जैसे ग्रुप 2 में ऑडिट, EIS SM, है ना, थ्योरी सब्जेक्ट है, आपको मिनिमम 2 बार स्टडी मटेरियल की डिटेल रिवीजन करनी है, यानी कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक एक चीज पढ़नी है। वहां पे जो भी आपको लगे जो इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट कर लो, है कि नहीं? पर 2 टाइम्स तो रिवीजन करनी है। मैं तो बोलूंगा सिर्फ स्टडी मटेरियल से पढ़ो थ्योरी सब। MCQ अगर अच्छे से करना है ना, जो हमने टारगेट रखी थी 30 में से 25 मार्क्स लेके आएंगे MCQ को, तो इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो लैंग्वेज यूज हुआ है, प्लस इंस्टीट्यूट की मटेरियल में जो चीजें लिखी हैं, देखो बेयर एक्ट बहुत बड़ा होता है, मटेरियल उससे भी छोटा है, और कई बार जो कोई समरी बुक आप पढ़ रहे हो वो उससे भी ज्यादा छोटा है। पर आपको अगर MCQ करना है ना, तो एकदम समरी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, आपको कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल रिवीजन करनी पड़ेगी। और मटेरियल को फोकस करता है इंस्टीट्यूट, अपने मटेरियल से चीजें पूछता है, तो इंस्टीट्यूट का। हाँ, अगर आपके पास किसी टीचर का बुक है, आप कह रहे हैं सर मेरे टीचर का बुक है, और वो मटेरियल इंस्टीट्यूट की जो मटेरियल है उसी पे बेस्ड है, एकदम मिलता जुलता है, तब भी अगर मिलता जुलता है तो क्या हो गया, आप टीचर का बुक पढ़े, एक बार मटेरियल इंस्टीट्यूट का भी पढ़ लो कि कोई चीज छूट तो नहीं गई। क्योंकि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल है बहुत हद तक अपनी बुक से ही पूछता है, MCQ भी। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक। जैसे वहाँ ग्रुप 1 में हो गया अकाउंट, कॉस्ट FM हो गया, ठीक है, एंड टैक्सेशन भी मटेरियल से ही पूछता है इंस्टीट्यूट अपना सिर्फ, एंड ग्रुप 2 में FM हो गया, या फिर अपना हो गया एडवांस अकाउंट। देखो, इंस्टीट्यूट की जो स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है, कई केसेस में एग्जामिनेशन में वो सेल्फ इनफ है, बट हमेशा नहीं। कभी कभी 90% क्वेश्चन उस मटेरियल से आता है कि मटेरियल में जैसा क्वेश्चन है थोड़ा बहुत कंसेप्ट नाम वाम चेंज करके पूछा है। कई बार 70% क्वेश्चन आता है ना। तो ये 10% 20% जो और प्रोबेबिलिटी बनती है कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंस्टीट्यूट की इलस्ट्रेशन में या टेस्ट ऑफ नॉलेज में नहीं दिया है, वो क्या है? तो सर RTP या पास्ट ईयर के वो क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने अपनी मटेरियल में नहीं रखा है। ऑब्वियस सी बात है, इंस्टीट्यूट की मटेरियल में 12 क्वेश्चन है, तो आपको क्या लगता है ये 12 ही क्वेश्चन है उस चैप्टर में, और यही 12 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, कभी ये कभी वो नहीं। कभी कभी पास्ट ईयर में अच्छा जो क्वेश्चन आया होता है, जो इंस्टीट्यूट ने कवर नहीं किया अपनी स्टडी मटेरियल में, इलस्ट्रेशन में, या फिर टेस्ट ऑफ नॉलेज में, या फिर किसी साल में RTP में खुद पास्ट ईयर क्वेश्चन आता है। RTP जो क्वेश्चन आते हैं वो कभी ना कभी पास्ट में पूछे हुए क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक।
वो आपको पता नहीं रहता कि पास्ट के कौन से साल में ये क्वेश्चन आया था जो इस बार आरटीपी में आया है। तो कुछ क्वेश्चन आपको एडिशनली भी इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल से एडिशनली भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा सिद्धांत क्या है, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर वर्स्ट सिनारियो। खराब से खराब पेपर आ जाए उसके लिए भी प्रिपरेशन करके जानी है, ठीक है। बट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए सफिशियंट इनफ है इंस्टीट्यूट का मटेरियल। अगला जो चीज आपको अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करनी है, सेल्फ स्टडी। देखो किसी भी टीचर की रिवीजन लेक्चर, चाहे मेरा ही रिवीजन लेक्चर क्यों ना हो या फिर मैराथन, सिर्फ उसको एज अ सप्लीमेंट्री समझना है। इट इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ योर हार्ड वर्क। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चाहे मेरा ही रिवीजन लेक्चर क्यों ना हो, वो आपकी हार्डवर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है। और मैंने अगर हार्डवर्क करके ये डिग्री को अचीव किया है, तो मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ कि आप सिर्फ मेरा रिवीजन लेक्चर देखो और आपका एग्जाम निकल जाएगा? नहीं बेटा, ऐसे नहीं निकलेगा। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना। देखो वो आपके लिए क्या है, सप्लीमेंट्री है, कि उसको देखने के बाद आपको मोटिवेशन मिल जाएगा करने का, थोड़ा चीज़ें फटाक से याद आ जाएंगी। और उसके बाद मोबाइल को करना है साइड, या लैपटॉप जहाँ जहाँ भी देख रहे हो, या टैबलेट, उसको साइड करो, मज़े से टेबल पे बैठो, लिखो, पढ़ो, और ज़्यादातर समय खुद से लिखने में और पढ़ने में बिताओ। थोड़ी सी समय जो एक्स्ट्रा टाइम है ना, एक्स्ट्रा टाइम सिर्फ उसमें देखो रिवीजन लेक्चर या मैराथन लेक्चर, ठीक है, चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, कि चलो खाली बैठे हैं थोड़ा बहुत देख लिया। अगली जो प्रॉब्लम है, लगभग 80% स्टूडेंट के साथ होता है कि सर हमें पेपर तो 80 मार्क्स के आते थे पर हम 60 मार्क्स करके आए। सर हमें पेपर तो 100 नंबर का आता था पर हम 3 घंटे में सिर्फ 80 मार्क्स से कर। अच्छा क्यों करके आए बेटा 3 घंटे में सिर्फ 80 मार्क्स से? सर स्पीड कम था। ओके, स्पीड कम, कैसे स्पीड ठीक होगा? तो स्पीड ठीक होगा डेली लिखने से। 2 to 3 आवर्स आपको डेली टाइमिंग सेट करके, देखो इंस्टीट्यूट का जो बेंच मार्क है ना, स्टैंडर्ड, कितने स्पीड पे लिखने पे इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन 3 घंटे में हो जाता है, आपको उस स्टैंडर्ड अनुसार अपने आप को बनाना पड़ेगा। और अभी समय है, अभी 3 महीने एग्जाम के, तो आज प्रिपरेशन करोगे तो अगले 3 महीने बाद जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो अच्छा लगेगा कि आज एग्जाम में बैठा हूँ तो बड़े मजे से 3 घंटे में क्वेश्चन बना रहा हूँ। अगर आज इस चीज पे ध्यान नहीं दोगे और वहां पे इतना बुरा लगता है जब आपसे क्वेश्चन छूट जाए छूट जाएगा, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे साथ हुआ है। आईपीसी में क्या होता था कि मैं तो फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में एग्जाम दिया था और वहाँ पे उतना प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिला, और पता नहीं था कि वहाँ पे जाने के बाद थोड़ी बहुत क्या होगा, कि फर्स्ट टाइम जब अटेम्प्ट दो ना तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पता नहीं इंसान के साथ हो जाता है, तो टाइम एस्टिमेशन नहीं कर पाता। और मुझे ना लिखने की तो आदत थी, और 3 घंटे टाइम सेट करके प्रैक्टिस करने की आदत नहीं। एक भी प्रैक्टिकल पेपर में 100 नंबर तक का पेपर अटेंड नहीं हुआ, आता सब कुछ था। 84 का 82 का करके आता था, 72 मार्क्स आते थे, अच्छे मार्क्स से 72, बट मैं उससे भी बेहतर लेके आ सकता हूँ ना। सिर्फ किस वजह से नहीं आया? तो सर प्रैक्टिस की कमी थी। तो इस चीज में आप जरूर ध्यान दें। हम जब पढ़ते थे तो हमारे भी सर मुझे बहुत समझाया करते थे, पर मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है। कब समझ में आई? जब एकदम आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में समय की कमी से छूट जाती है ना, कि सर कर लेता, मैं 10 मिनट 15 मिनट स्लो हूँ, तब समझ में आती है। ठीक है, तो रोज डेली आपको 3 आवर्स उसी स्टडी टाइम में 3 घंटे जो पढ़ रहे हो उसको लिखोगे भी तो प्रैक्टिस का अलग से समय बना लो, एकदम टाइमिंग फिक्स करके लिखो। इंस्टीट्यूट अगर 20 मिनट देता है किसी चीज को करने में, तो घर में आपको 16 मिनट 17 मिनट में करने की कोशिश करनी है, तब जाके एग्जामिनेशन में 20 मिनट में बनेगा। इंस्टीट्यूट 30 मिनट्स देता है अगर किसी चीज को करने में, कोई क्वेश्चन के वेटेज के अनुसार, मार्क्स के अनुसार 30 मिनट में करना चाहिए, तो घर में आपसे 25 मिनट में बनना चाहिए, तब जाके इंस्टीट्यूट में करेक्टली आप 30 मिनट में बनाओगे। ये रियलिटी है। अगर घर में ही आपसे 35 मिनट्स में बनना है, तो आप कैसे इंस्टीट्यूट में जाके 30 मिनट्स में बनाओगे? ठीक है, तो इस चीज पे जरूर ध्यान देना। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो प्रिपरेशन में हमेशा ऑलवेज इंक्लूड, चलो एक लास्ट टिप्स को मैं एज अ लर्निंग देना चाहता हूँ आपको। एक किसी इंसान को मैं बोलूँ कि आप छोटा सा पत्थर तोड़ सकते हैं, तो आई एम श्योर दैट
कि वो कहेगा कि हाँ मैं तोड़ सकता हूँ। सेम इंसान को मैं बोलूँ तुम पहाड़ तोड़ सकते हो क्या, तो बोलेगा नहीं तोड़ सकता। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको पता है उसकी जो एबिलिटी है ना, उसके हिसाब से वो पत्थर छोटा है, उसकी एबिलिटी बड़ी है, वो मार मार के किसी चीज से तोड़ सकता है उस चीज को। और उसकी जो एबिलिटी है उसके हिसाब से वो पहाड़ बहुत बड़ा है, वो पहाड़ को मार मार के नहीं तोड़ सकता, उसके लिए अब उसकी एबिलिटी बहुत गुना बढ़ानी पड़ेगी। तो इसीलिए जो चीज हमें छोटा लगता है ना वो हम आसानी से कर लेते हैं, और जो चीज हम दिमाग में बहुत बड़ा बना लेते हैं ना कि मेरे लिए संभव नहीं है, आई एम नॉट एबल, आई एम नॉट कैपेबल टू डू दैट थिंग, वो चीज हम नहीं कर पाते क्योंकि आपने अपने दिमाग में बना लिया ना उस चीज को इतना बड़ा। ऐसे ही कुछ बच्चों के साथ हो जाता है। ये जो सीए कोर्स है ना, सॉरी लिखता हूँ, इरेजर वाली बटन क्लिक हो जाती है मुझसे और इरेज हो जाता है। सीए कोर्स है ना, ये सिर्फ जिंदगी का आपका हिस्सा है, इसको बहुत बड़ा मत बनाओ अपने दिमाग के अंदर, इतना बड़ा कि इतना डर लग जाए कि आपसे कोर्स क्लियर ना हो। ये बस जिंदगी का हिस्सा है, पूरा जिंदगी नहीं। एक इंसान की पूरी लाइफ में क्या आता है, उसका बचपन आता है, यंग एज आता है, जॉब करता है, पैसे आते हैं, सोशल रिकॉग्निशन आता है, मम्मी पापा होते हैं, रिलेशन होता है, शादी होती है, सब चीज, एकेडमिक करियर होता है दुख होता है, सुख होता है, सब मिलके उसका लाइफ बनता है ना। तो ये जो कैरियर है, पढ़ने का जो एज है, ये जिस एज में आप पढ़ रहे हो, अपनी कैरियर बना रहे हो, ये बस लाइफ का एक हिस्सा है, पार्ट है। क्या जो इंसान सीए नहीं पढ़ रहा है उसकी लाइफ नहीं है? बिल्कुल है, वो कुछ और कर रहा है, बिजनेस कर रहा है या फिर कुछ और पढ़ रहा है। तो चीजों को थोड़ा छोटा समझो हमेशा अपनी एबिलिटी से, तभी समझ में आएगा कि मैं उस चीज को कर भी सकता हूँ। अपने ऊपर क्यों डाउट करते हो कि तुम क्लियर नहीं कर सकते या तुमसे नहीं होगा या बहुत मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इतने लाखों लोगों ने बने हैं ना सीए क्लियर करके, और हर एक अटेम्प्ट में बनना है तो तुम भी बन जाओगे। बस इसको लाइफ का एक हिस्सा समझना है, पूरी जिंदगी नहीं समझना है। ठीक है, अपनी एबिलिटी से ना छोटा समझना है कि मैं, मेरी एबिलिटी बहुत बड़ी है, मैं आराम से उस चीज को कर सकता हूँ। वो पत्थर तोड़ने वाली बात है कि तुम्हारे को पत्थर तोड़ने को बोला गया है। ठीक, इतना बस याद रखना कि इट इज सिंपल बट नॉट इजी। आसान है, कितना घंटा पढ़ो, ये पढ़ो निकल जाएगा। इजी नहीं है, इजी क्यों नहीं है? उतना घंटा पढ़ना पड़ेगा ना। अरे सर इस दुनिया में तो कुछ भी इजी नहीं है, इस हिसाब से सब चीज सिंपल है ना। तुमको बोलूंगा कोई इन्वेंशन कर दो, वो मुश्किल है, सिंपल नहीं है। पर ये चीज पढ़ के ये चीज निकल जाएगा, ये आसान है, पर इजी नहीं है, उतने घंटे पढ़ने पड़ेगी। एक देखो, कोई मान लो फिटनेस फ्रीक है या फिर कोई एक्टर है, सिक्स पैक बनाते हैं ना, सिंपल है। आपको नहीं पता है कि थोड़ा मसल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी कार्डियो करना पड़ेगा, डाइट को ध्यान देना पड़ेगा, 1-1.5 साल लगे रहने पड़ेगी, आराम से बन जाएगा। पर इजी नहीं है, उतना करना पड़ेगा ना 1-1.5 साल। तो जो भी वो चीज कर रहा है उसको अचीव हो रहा है। वैसे ही रिजल्ट लाने का एक प्रोसीजर है। अरे ये पढ़ना है, इतना घंटा पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, जाके लिख देना है एग्जाम में। सिंपल है चीजें, पर इजी नहीं है, वो करना पड़ेगा तब इजी होगा, बैठे बैठे नहीं होगा। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ इन सब चीजों को आप ध्यान दोगे अपने रिवीजन लेक्चर में। ठीक है, एंड प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली अगर करते हो आप, तो मुझे बिल्कुल, आपको मैं एश्योरिटी दे सकता हूँ कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। ठीक है,